एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन विद दिव्या। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन टॉपिक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फ्रेंड्स, प्रोनाउन क्या होते हैं इनके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन। प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है व्हाई यूज प्रोनाउन। प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन का यूज नाउन के प्लेस पर किया जाता है। डोंट रिपीट अ नाउन मीन्स नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है राम इज माई फ्रेंड एंड राम कैन डू दिस वर्क। यहाँ राम नाउन है और यहाँ भी राम नाउन है, तो मीन्स दो जगह राम आया है। तो राम क्या नाउन है, यहाँ भी राम नाउन है, तो नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए नाउन का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, हम यहाँ पे नाउन का यूज करेंगे तो यहाँ राम के जगह ही नाउन का यूज किया जाएगा। मीन्स बार बार रिपीटेशन ना हो, क्योंकि बार बार रिपीटेशन होने से इरिटेशन होने लगता है, इसीलिए नाउन का यूज नाउन के प्लेस पर किया जाता है। सो राम इज माई फ्रेंड एंड ही कैन डू दिस वर्क। इस तरह हम यहाँ ही का यूज करेंगे, ही प्रोनाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई शैल हेल्प यू। आई यहाँ प्रोनाउन है और आई यहाँ स्पीकर है, मीन्स आई बोलने वाला है। यू क्या है? यू भी यहाँ एक प्रोनाउन है और यू लिसनर है, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट का स्थान पे आया है इसलिए यहाँ यू लिसनर है और आई स्पीकर है और सब्जेक्ट के स्थान पे आया है। टू अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम कह सकते हैं कि आई स्पीकर है और यू लिसनर है। नेक्स्ट है ही कैन ईट इट। ही यहाँ प्रोनाउन है क्योंकि ही सब्जेक्ट का स्थान पे आया है। इट भी प्रोनाउन है, इट भी ऑब्जेक्ट का स्थान पे आया है और ये प्रोनाउन है। एक बार नोट कीजिएगा, प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ नाउन। प्रोनाउन नाउन को रिप्रेजेंट करता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, नाउन को दिखाने की कोशिश करता है। मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रोनाउन जो है नाउन को दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है मैनी ऑफ द बॉयज वर रनिंग। मैनी यहाँ प्रोनाउन है क्योंकि मैनी बॉयज के लिए आया है। बॉयज के लिए मैनी का यूज किया गया है कि बहुत सारे लड़कों में से कुछ। तो मैनी यहाँ नाउन है और मैनी नाउन के लिए आया है, तो यहाँ मैनी नाउन है। नेक्स्ट है सम ऑफ द गर्ल्स कैन डू इट। सम ऑफ द गर्ल्स लड़कियों में से कुछ कैन डू इट, इसे कर सकती हैं। तो यहाँ सम नाउन है क्योंकि यहाँ गर्ल्स के नाउन है, तो नाउन के बारे में ये बताया जा रहा है कि लड़कियों में से कुछ। तो सम क्या है? यहाँ प्रोनाउन है और इट भी यहाँ प्रोनाउन है क्योंकि इट ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, इसलिए यहाँ इट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई वांट दिस बुक विच यू बॉट। आई वांट द बुक, मैं ये किताब चाहता हूँ जो विच यू बॉट, जो तुमने खरीदा है। तो यहाँ आई क्या है? आई यहाँ प्रोनाउन है और बुक यहाँ नाउन है और विच क्या है? यहाँ प्रोनाउन है। विच जो है ये बुक के लिए आया है, तो बुक विच यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, तो विच यहाँ प्रोनाउन हो गया और यू भी क्या है? यहाँ प्रोनाउन है। तो ऐसे हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु डिड इट। यहाँ हु क्या है? प्रोनाउन है, इट भी प्रोनाउन है। हु सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, तो यहाँ हु क्या है? प्रोनाउन है और इट यहाँ भी प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आई मेट हर। आई यहाँ प्रोनाउन है, हर भी प्रोनाउन है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आई नो द बॉय हु मेट यू। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो तुमसे मिला। तो यहाँ आई प्रोनाउन है और बॉय क्या है? नाउन है। हु यहाँ प्रोनाउन है क्योंकि हु बॉय के लिए आया है, यानी नाउन के लिए आया है, तो यहाँ हु क्या प्रोनाउन है और यू भी यहाँ प्रोनाउन है।
सो फ्रेंड इस तरह हम प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस में कहाँ कहाँ प्रोनाउन का यूज किया गया है और प्रोनाउन किसके लिए आया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ए प्रोनाउन, प्रोनाउन के टाइप्स। वाई यूज प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड है पॉसेसिव प्रोनाउन, थर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ है एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, फिफ्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, सिक्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेवेंथ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नाइन है इंडेफिनिट प्रोनाउन, 10 है रिफ्लेक्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फ्रेंड्स ये सभी नाउन के टाइप्स हैं, इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आई कैन हेल्प हर। आई क्या है, आई यहाँ पर्सनल प्रोनाउन है और हर भी पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है पॉसेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल है दिस कार इज माइन, यह कार मेरा है। पॉसेसिव मीन्स अधिकार दिखाना होता है। दिस कार इज माइन, यह कार मेरा है, यानी माइन मीन्स मेरा है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है दिस हाउस इज बिगर देन योर्स, यह घर तुम्हारे घर से ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ योर्स पॉसेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल है हु कैन डू इट, हु यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल है विच ऑफ द बुक्स डू यू वांट टू बाई। विच ऑफ द बुक्स, यहाँ विच बुक के लिए आया है, यानी बुक के लिए विच आया है, तो विच यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यू भी यहाँ प्रोनाउन है और विच क्या है, यहाँ विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यानी प्रश्नवाचक प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप है एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल है आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क, मैं खुद यह काम करूंगा। तो एम्फेसाइजिंग मत होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन मीन्स होता है कि किसी चीज पर जोर देना, यानी एम्फेसाइज करना। आई माई सेल्फ, मैं खुद, यहाँ एम्फेसाइज किया जा रहा है, तो माई सेल्फ यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन है, यानी एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। नेक्स्ट है नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, यानी रिलेटिव मीन्स होता है संबंध दिखाना। फॉर एग्जाम्पल है आई नो द बॉय हु मेट यू, यहाँ हु क्या है, हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि हु यहाँ बॉय के लिए आया है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव यानी अपना रिफ्लेक्शन दिखाना। राम सा हिमसेल्फ इन द मिरर, राम खुद को मिरर में देखा, तो यहाँ अब मिरर में अपना रिफ्लेक्शन दिखाता है, तो यहाँ हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है संकेत दिखाना। फॉर एग्जाम्पल है दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, तो यहाँ दिस क्या है, प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स होता है बांटना। फॉर एग्जाम्पल है ईच ऑफ द बॉयज कैन डू इट, तो बहुत से लड़कों में से प्रत्येक, ईच यहाँ प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यानी लड़कों में से बहुत प्रत्येक की बात की जा रही है। तो बॉयज यहाँ नाउन है और नाउन के लिए ईच का प्रयोग किया गया है, तो ईच क्या है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स अनिश्चित प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेनी ऑफ द गर्ल्स वर डूइंग इट, तो यहाँ गर्ल्स नाउन है और नाउन के लिए मैनी का यूज किया गया है, तो मैनी यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी लड़कियों में से कई वर डूइंग इट, इसे कर रही थी। नेक्स्ट टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स होता है एक दूसरे की हेल्प करना। मीन्स फॉर एग्जाम्पल है राम एंड रोहन हेल्प ईच अदर, राम एंड रोहन एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ईच अदर मीन्स होता है ईच अदर यहाँ प्रोनाउन है
और राम एंड रोहन यानी राम रोहन की हेल्प कर सकता है, रोहन राम की हेल्प कर सकता है। तो यहाँ दो रेसिप्रोकल यानी अपोजिट। तो यहाँ ईच अदर क्या है, सब नाउन के बारे में भी डिस्कस किया। नाउन के टाइप्स, कौन कौन से नाउन के टाइप्स होते हैं उनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ा। आज हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन शोज पर्सन्स या पीपल। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन्स को दिखाने के लिए या पीपल को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। पर्सन, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को दिखाने के लिए पर्सन का यूज किया जाता है। तो हम लैंग्वेज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई एक स्पीकर है। आई जो होता है वो रियल स्पीकर होता है। वो आई +1 या मोर, अगर आई अपने साथ एक से ज्यादा या बाकी व्यक्तियों को भी जोड़कर अगर बात करें तो उस केस में हम बी का यूज करेंगे। यानी आई जो होता है वो स्पीकर होता है और आई अगर अदर्स यानी अगर बाकी लोग को भी जोड़कर बात करता है तो उस केस में हम बी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए 2 गाड़ियां हैं, एक ये गाड़ी है और एक ये गाड़ी है। तो 2 गाड़ी आपस में टकरा जाती हैं तो इस गाड़ी का मालिक निकलता है और इस गाड़ी का भी मालिक निकलता है। तो इस गाड़ी का मालिक इस वाले मालिक को गाली दे देता है कि यू रास्कल। तो यहाँ जो स्पीकर होता है वो आई होता है, यानी आई क्या है? स्पीकर है, बोलने वाला, और यू लिसनर है, यानी जिसको कह रहा है वो लिसनर हो गया, यानी यू लिसनर होता है। तो फ्रेंड्स, अगर दोनों गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं तो यहाँ भीड़ इकट्ठा होता है। तो एक मैन है, एक वुमेन है और एक छोटा बच्चा है। तो यहाँ ये पर्सन जो है इस पर्सन को गाली देता है कि वो रास्कल। तो बाकी लोग भी सुनते हैं तो इसको पीटने लगते हैं। तो ये पर्सन बोलता है कि तुम हम मुझे क्यों पीट रहे हो? तो ये सभी बोलते हैं कि तुमने गाली दिया है। तो ये बोलता है कि हमने इसको गाली दिया है। तो फ्रेंड, इस तरह ये जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो आई होता है और आई क्या होता है? वो स्पीकर होता है। और सामने वाले को जो बोलता है यानी अपने सामने वाले को कहता है, तो सामने वाला जो होता है वो यू होता है और यू इस लिसनर होता है। और बाकी जो है अदर है नॉन एक्टिव पर्सन, इनका इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो ये नॉन एक्टिव पर्सन में आ जाएंगे। तो ये मैन है तो मैन के लिए ही आ जाएगा और वुमेन के लिए सी, और जो अननोन है, अननोन जेंडर के लिए इट का यूज करते हैं। तो ये इनका यहाँ कोई रोल नहीं है, तो ये नॉन एक्टिव पर्सन हो जाते हैं। नोट कीजिएगा कि आई स्पीकर यू लिसनर, यानी आई के सामने वाले के बारे में बात करें तो यू लिसनर हो जाता है और आई स्पीकर होता है। फॉर एग्जाम्पल है आई गेव यू माई पेन, मैंने तुम्हें अपना पेन दिया। तो आई यहाँ स्पीकर है और यू यहाँ लिसनर है, यानी आमने सामने की बात हो रही है। तो यहाँ आई स्पीकर हो जाएगा यानी कहने वाला और यू लिसनर हो जाएगा। यानी हर केस में, हर सेंटेंस में आई ही स्पीकर होता है, आई ही कहने वाला होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मान लीजिए ABC, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन और ये एक पर्सन और ये एक पर्सन है। ये D क्या है? आई है। तो ये सभी चोर हैं। तो यहाँ डी क्या है? ये आई है, स्पीकर है। तो ये बोलता है कि हमने चोरी की है। तो वी आर थीव, हम चोर हैं, हमने चोरी किया है। तो ये आई जो है स्पीकर है, इसने कहा है कि मैंने किया है, तो हमने किया है। तो हमने यानी सबको मिला के बोल रहा है हमने। तो यहाँ आई ही तो है स्पीकर जो सभी के बारे में बोल रहा है। तो आई प्लस अदर्स, अगर आई बाकियों को भी जोड़कर बात करे तो उस केस में हम यहाँ बी का यूज करते हैं। यानी आई ही हर सेंटेंस में, हर सेंटेंस में आई ही होता है जो रियल स्पीकर होता है, और आई ही बाकियों को जोड़कर बात करता है तो वहाँ बी का यूज करते हैं। सेकंड है सेकंड पर्सन में यू आ जाएगा। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। नेक्स्ट अदर्स, थर्ड पर्सन में नॉन एक्टिव पर्सन ही सी इट
ये नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं, इसमें ही सी इट को दे कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आई स्पीकर होता है नॉन एक्टिव पर्सन। अगर आई नॉन एक्टिव पर्सन के बारे में बात करें तो वो नॉन एक्टिव पर्सन सामने हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी स्पीकर जो है, जो बोलने वाला है, वो नॉन एक्टिव पर्सन के बारे में बात करें तो वो नॉन एक्टिव पर्सन में हो भी सकते हैं सामने और मे नॉट नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के दो केस होते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्टिव केस, सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस कौन कौन होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं। आई सब्जेक्टिव केस होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। बी सब्जेक्टिव केस है, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस है। यू सब्जेक्टिव केस है और यू ऑब्जेक्टिव केस है। यानी यू ही एक ऐसा वर्ड है जो जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस में आता है। नेक्स्ट है ही सब्जेक्टिव केस है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। नेक्स्ट है सी सब्जेक्टिव केस है और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। दे सब्जेक्टिव केस है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। फ्रेंड्स, इस तरह आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन सा आएगा प्रोनाउन आएगा और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन सा प्रोनाउन आएगा। तो इन सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट कंसेप्ट है हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे करते हैं। वर्ब कंसेप्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब एक्शन का काम करता है और एक्शन को दिखाने के लिए डूअर, एक्शन को कौन दिखाता है, एक्शन को डूअर दिखाता है, यानी डूअर सब्जेक्ट होता है। वर्ब पोजीशन को भी दिखाता है और पोजीशन को दिखाने के लिए होल्डर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वर्ब हैपनिंग को भी दिखाता है और हैपनिंग को रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट, यानी हैपनिंग को टू रिप्रेजेंट, हैपनिंग को दिखाने का काम सब्जेक्ट करता है। वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, यानी वर्ब को जो एक्सप्लेन करता है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल है ही या हिम मेट सी या हर। तो ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है और मेट वर्ब है, तो वर्ब का सब्जेक्टिव केस ही होगा, हिम नहीं होगा। और वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस सी होगा कि हर होगा, तो मेट का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि सी सब्जेक्टिव केस है और हर ऑब्जेक्टिव केस है। तो जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है वो ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्टिव केस यहाँ हर है। नेक्स्ट है आई या मी नो दैट सी या हर इज रोहित फ्रेंड। तो आई यहाँ स्पीकर है, यानी आई यहाँ सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, नो वर्ब है, दैट यहाँ कंजंक्शन है, सी सब्जेक्टिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है और इज यहाँ वर्ब है। तो ये वर्ब नो क्या यहाँ वर्ब है, तो वर्ब का सब्जेक्टिव आई होगा, मी नहीं होगा, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो आई का सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट आई होगा। और यहाँ सी या हर, यानी इज वर्ब है, तो इज का सब्जेक्टिव सी होगा, हर नहीं होगा, क्योंकि सी सब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट है, तो सी इज का सब्जेक्टिव सी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही या हिम एट एन एप्पल। तो यहाँ एट वर्ब है, सेकंड वर्ब है, एट का सब्जेक्टिव ही होगा और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो वर्ब का सब्जेक्ट ही है। नेक्स्ट है आई या मी हैव अ न्यू बुक। तो यहाँ हैव क्या है, वर्ब है, यहाँ पोजीशन दिखा दे रहा है कि आई हैव अ न्यू बुक, मेरे पास एक नई किताब है। तो यहाँ हैव वर्ब है और वर्ब का सब्जेक्ट आई होता है, मी नहीं होता है, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट है सी या हर इज अ टीचर। तो सी सब्जेक्टिव केस होता है और हर ऑब्जेक्टिव केस होता है,
तो वर्ब का सब्जेक्टिव सी होगा, हर नहीं होगा। नेक्स्ट है सी या हर नोज मी या आई। तो सी या हर नोज यहाँ वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट सी होगा, हर नहीं होगा, और वर्ब का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई नहीं होता है, क्योंकि जो वर्ब को एक्सप्लेन करे वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ही या हिम डिड नॉट नो सी या हर। तो यहाँ नो वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस है और हिम ऑब्जेक्टिव केस है। तो जो वर्ब के बाद वर्ब का सब्जेक्ट ही होता है और वर्ब का ऑब्जेक्ट हर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड, यानी रिलेट करने का काम करते हैं। ये प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर है कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। और प्रीपोजिशन के इस स्ट्रक्चर को प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। और प्रीपोजिशनल फ्रेज दो टाइप के होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल है आई कॉल्ड ही या हिम। आई या सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम होगा, ही नहीं होगा, क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस है और हिम ऑब्जेक्टिव केस है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आई वेंट टू हिम। आई यहाँ सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है और टू का ऑब्जेक्ट हिम है, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हिम है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज मीन्स एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये एडवर्ब का रिप्लाई है। आई वेंट टू हिम, आई वेंट टू वेयर, मैं कहाँ गया था, तो उसके पास गया था, तो वेयर का रिप्लाई आ रहा है, तो यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। और प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी एडवर्ब फ्रेज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है द फादर ऑफ रामा वेंट देयर। रामा के पिता वहां गए थे, तो यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रामा है, तो प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। और फादर क्या है, रामा के पिता, तो फादर यहाँ एडजेक्टिव है, द फादर ऑफ रामा वेंट देयर, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। और प्रीपोजिशनल फ्रेज किसके बारे में बात कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, फादर को, यानी रामा के पिता को, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 2, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन रिस्पेक्ट के सेंस में, यानी पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का पोजीशन क्या होता है रिस्पेक्ट के सेंस में। पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में स्पीकर यानी आई और बी आएगा, सेकंड पर्सन में लिसनर यानी यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे। तो आई रियल स्पीकर होता है और आई प्लस अदर्स, अगर आई अपने साथ दूसरों की भी बात करे तो उस केस में हम वी का यूज करते हैं। केस नंबर 1 नॉर्मल केस या पॉजिटिव सेंस, यानी पॉजिटिव सेंस में हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है बी प्लस यू प्लस नॉन एक्टिव प्लस आई। यहाँ बी को हम स्टार किए हैं और आई को भी स्टार किए हैं। फॉर एग्जाम्पल है यू ही एंड आई शुड गो देयर, तो यहाँ यू सेकेंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई जो है फर्स्ट पर्सन है। तो आई अपने आप को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देता है। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंस की बात करें तो सबसे पहले यू को यानी सेकंड पर्सन को प्रायोरिटी दिया जाता है, उसके बाद थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी दिया जाता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ये हो जाएगा यू ही एंड आई शुड गो देयर, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है बी एंड दे शुड गो देयर, तो यहाँ बी
फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में हम बी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो बी एंड दे शुड गो देयर, हमें और उन्हें वहां जाना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है केस नंबर 2, निगेटिव सेंस। निगेटिव सेंस में पर्सनल प्रोनाउन की पोजीशन क्या होती है? इसका स्ट्रक्चर है आई वी प्लस यू प्लस नॉन एक्टिव पर्सन, यानी आई को हम स्टार यहाँ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा नेगेटिव सेंस में। फॉर एग्जाम्पल है यू, आई एंड ही आर या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क। तो यहाँ यू स्ट्रक्चर इसका क्या है, पहले हम आई या बी में से किसी को प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ यू क्या सेकंड पर्सन है तो यहाँ यू नहीं आएगा, तो यहाँ आई और बी में से कोई आएगा, तो यहाँ यू की जगह, क्योंकि यहाँ यू आई एंड ही है तो यहाँ सेकेंड है, फर्स्ट है और यहाँ थर्ड पर्सन है, तो हम तीनों में से इसी स्ट्रक्चर से हम इसको प्रायोरिटी देंगे। तो पहले आई होगा फर्स्ट पर्सन आई, फिर उसके बाद यू सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद से नॉन एक्टिव पर्सन में ही सी इट और दे आ जाएंगे। तो यहाँ इसमें ही है तो यहाँ ही को हम यहाँ थर्ड पर्सन प्रायोरिटी देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा आई यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क। तो यहाँ आर नहीं होगा, इज होगा, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग हम इज का प्रयोग करेंगे। तो यू आई एंड ही आर या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क। तो इसका स्ट्रक्चर होगा आई यू एंड ही, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट, यानी कंपैरिजन कंजंक्शन देन और एज का। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा। फॉर एग्जाम्पल है ही इज एज गुड एज आई या मी, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा। तो यह ही सब्जेक्ट है और आई यहाँ सब्जेक्ट 2 है, तो यहाँ सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 है, तो यहाँ सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे। तो ही इज एज गुड, यहाँ एज कंजंक्शन है कि वो उतना अच्छा है जितना कि मैं, तो मी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट 1 है और सब्जेक्ट 2 है, तो यहाँ आई आएगा, मी नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही लाइक्स हर मोर देन मी, ही लाइक्स हर मोर देन मी, तो यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया और यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ ही लाइक्स हर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, तो यह हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट 1 और यहाँ ऑब्जेक्ट 2 है। तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ मी हो जाएगा, तो यहाँ हर ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ मी भी ऑब्जेक्टिव केस है। और कल हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था, आज हम टाइप 2 पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड, पॉजेसिव प्रोनाउन का हिंदी होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। पॉजेसिव प्रोनाउन को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन, सेकेंड है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सभी पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। एक बात नोट कीजिएगा फ्रेंड, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, यानी इन सभी का यूज नाउन के पहले, यानी जस्ट बिफोर अ नाउन के पहले यूज नहीं करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, यानी ये सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव है और इनका यूज जस्ट
यूज एज अ नाउन, नाउन के पहले किया जाता है। जस्ट बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। मीन्स पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। मीन्स ये सभी पॉजेसिव प्रोनाउन है, इनका यूज हम वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। यानी दोनों प्लेस में ये पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल है आवर्स कॉलेज वाज क्लोज्ड यस्टरडे। आवर्स यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये क्या है आवर्स, आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है। और पॉजेसिव मैंने क्या बताया है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन से पहले नहीं करते हैं। ये कॉलेज यहाँ नाउन है और नाउन से पहले पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। तो आवर कॉलेज वाज क्लोज यस्टरडे ये बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आवर कॉलेज वाज क्लोज यस्टरडे। यहाँ आवर एडजेक्टिव है और नाउन, कॉलेज क्या है नाउन है, तो नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। तो आवर यहाँ मैंने क्या बताया, आवर प्लस नाउन, ये नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जा सकता है। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और नाउन से पहले आया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है योर्स मोटरसाइकिल इज न्यू। योर्स यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन है, मोटरसाइकिल नाउन है, तो नाउन से पहले पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है योर मोटरसाइकिल इज न्यू। योर यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है और मोटरसाइकिल नाउन है, तो नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। यहाँ आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आया है। इज वर्ब है, तो वर्ब से पहले पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि वर्ब से पहले पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज एज ए सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। तो ये आवर्स यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पे आया है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और वर्ब का सब्जेक्ट है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर्स इज अ गुड हाउस। यह हर्स जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के प्लेस पे आया है। इज यहाँ वर्ब है और वर्ब के लिए ये पॉजेसिव प्रोनाउन आया है और पॉजेसिव प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स। यहाँ सेव वर्ब है और हिज एडजेक्टिव है, लाइफ नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो हिज क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड हर्स, ये हर्स जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है। ये सेम क्या है वर्ब है, वर्ब के बाद पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, तो हर्स बिल्कुल करेक्ट है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर्स इज अ ब्यूटीफुल साड़ी। यहाँ हर्स क्या है सब्जेक्ट है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये इज वर्ब है, यानी वर्ब के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया है और ये सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुआ है। तो हर्स इज अ ब्यूटीफुल साड़ी ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। फ्रेंड्स एक बार नोट कीजिएगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। मीन्स इन सभी पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। यहाँ योर एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया गया है और योर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, फ्रॉम यहाँ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये माइन। नेक्स्ट
कंसेप्ट है यूज ऑफ ऑफ का यूज हम कैसे करते हैं। ए एन प्लस नाउन, ऑफ प्लस पजेसिव नाउन माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, हिज, ये सभी पजेसिव नाउन होते हैं। तो पजेसिव नाउन का यूज ऑफ के बाद भी होता है। फॉर एग्जाम्पल है एन अंकल ऑफ मी या माइन वाज देयर। तो यहाँ एन अंकल ऑफ सिलेक्शन को दिखाता है, तो ऑफ के बाद प्रीपोजिशन आता है, तो ऑफ एक प्रीपोजिशन भी है और ये सिलेक्शन को दिखाता है। एन अंकल ऑफ मी या माइन, तो मी यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, माइन पजेसिव प्रोनाउन है, तो ऑफ के बाद हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ मी नहीं माइन होगा। और ये माइन जो है पजेसिव प्रोनाउन है, ही मीन्स माई अंकल्स। यहाँ माइन का मतलब है कि माई अंकल्स, मेरे अंकलों में से अंकल वहां थे। तो यहाँ अंकल नहीं होगा, अंकल्स हो जाएगा, यानी उसके बहुत से अंकल में से वे अंकल वहां थे। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस का भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। यहाँ ऑफ का मतलब होता है पोजीशन, यहाँ अधिकार दिखाएगा। यहाँ ऑफ अधिकार की बात करते हैं पोजीशन, और यहाँ ऑफ जो होता है यहाँ ऑफ सिलेक्शन की बात करता है। तो यहाँ ऑफ के बाद पॉजिटिव प्रोनाउन आता है और यहाँ ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं जो पोजीशन को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल है द अंकल ऑफ मी या माइन इज अ डॉक्टर। तो मेरे अंकल इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है। तो यहाँ द अंकल ऑफ मी, यानी द मैंने स्ट्रक्चर क्या बनवाया है कि द आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, उसके बाद ऑफ आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ऑफ के बाद मी आएगा, मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये पोजीशन को दिखा रहा है, अधिकार को दिखा रहा है कि द अंकल ऑफ मी, मेरे अंकल इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है। फ्रेंड्स, इस तरह हम देख सकते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के रूप में कैसे यूज किया गया है। प्रोनाउन ये सभी प्रोनाउन होते हैं बट इनके डिफरेंट यूजेस हैं। सब्जेक्ट के प्लेस पे कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कैसे यूज होगा, प्रीपोजिशन के बाद कैसे पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, इन सभी के बारे में आज हमने यहाँ डिस्कस किया है। फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है टाइप नंबर 3, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्ट के प्लेस पे हु आएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हुम का यूज करेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन के प्लेस पे हुज का यूज किया जाता है, ये संबंध दिखाने का कार्य करता है। हु यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। whom यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट, whom का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है who whom helped you, who यहाँ सब्जेक्ट है, whom का यूज ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, helped you, तो यहाँ वर्ब helped है तो help का सब्जेक्ट who आएगा, whom नहीं आएगा, तो यहाँ who होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है who whom did you meet yesterday, यहाँ you सब्जेक्ट है, meet यहाँ वर्ब है, तो वर्ब के लिए सब्जेक्ट you है और यहाँ whom ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे। तो whom did you meet yesterday, तुम कल किससे मिले, तो यहाँ whom आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम whom का यूज करते हैं। यहाँ who नहीं आएगा, whom आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है whom has he invited, whom has he invited, यहाँ ही सब्जेक्ट है, इनवाइटेड वर्ब है, तो वर्ब का सब्जेक्ट ही है और whom यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, तो whom का यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा।
तो ये इंट्रोगेटिव नाउन है और यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। फ्रेंड्स एक बात नोट कीजिएगा कि हु का यूज सब्जेक्ट का पता करने के लिए करते हैं, यानी हु का हम यूज सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। नोट नंबर 2, हुम का यूज ऑब्जेक्ट पता करने के लिए होता है, यानी हुम का यूज हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करने के लिए करते हैं। नोट नंबर 3, हुज का यूज मालिक का पता करने के लिए होता है, यानी संबंध दिखाने के लिए हुज का यूज किया जाता है। और हुज जो होता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, और हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है और पॉजेसिव यानी संबंध दिखाने का भी कार्य करता है हुज। फॉर एग्जाम्पल है हुज इज दैट कार, हुज इज दैट कार, यह वह कार किसका है, तो हुज यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज द बॉय हुज बुक इज न्यू, क्या वही लड़का है जिसकी किताब जिसकी बुक नई है, तो हुज यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ संबंध दिखाने का कार्य कर रहा है, यानी रिलेशन बताने का कार्य कर रहा है। बुक के बारे में बता रहा है कि हुज बुक, यह किताब किसकी है, तो यहाँ ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई नो द टीचर हुज स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड, मैं उन टीचर को जानता हूँ जिनके स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, तो हुज यहाँ स्टूडेंट्स या नाउन है और हुज नाउन के लिए हुज का यूज किया गया है, तो यहाँ रिलेशन दिखाने का कार्य कर रहा है। हुज यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ विच का प्रयोग। फ्रेंड्स एक बात नोट कीजिएगा कि विच का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है, सिलेक्शन के लिए भी इसका यूज होता है, यानी विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज करते हैं और ये सिलेक्शन को दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है विच इज योर बुक, विच यहाँ सब्जेक्ट है और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, विच इज योर बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक मोस्ट, यहाँ विच सिलेक्शन दिखाने का कार्य कर रहा है। दिस बुक यानी पेन्स, पेन के लिए विच का यूज किया गया है कि इन पेन में से कौन सा, तो विच यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो विच सिलेक्शन दिखा रहा है कि विच ऑफ दिस पेन्स डू यू लाइक मोस्ट। तो इस तरह यहाँ विच का यूज यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो इस तरह विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्लेस में आ सकता है। यूज ऑफ वाट का प्रयोग। नोट फ्रेंड एक बात नोट कीजिएगा, वाट का यूज सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, यानी वाट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता करने के लिए वाट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है व्हाट इज देयर, वहाँ क्या है, तो व्हाट यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, व्हाट इज देयर, इस व्हाट यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट हैज हैपेंड, यहाँ व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और व्हाट यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। फ्रेंड्स एक पॉइंट नोट कीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच तथा व्हाट के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में होता है, यानी विच और व्हाट इन दोनों के साथ तो जो प्रीपोजिशन आएगा वो सेंटेंस के लास्ट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल है विच हाउस डू यू लिव इन, यहाँ लिव जो है सेंटेंस के लास्ट में आया है, क्योंकि विच आया है तो विच के साथ मैंने बताया कि विच तथा व्हाट के साथ प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में आएगा, तो ये विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, तो विच जो है ये विच के साथ प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है विच बुक आर यू लुकिंग फॉर, तो यहाँ विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, विच बुक आर यू लुकिंग फॉर, तो विच के साथ
यहाँ भी प्रीपोजिशन फॉर है, तो ये सेंटेंस के लास्ट में यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट ट्रेन विल यू गो बाय। तो व्हाट के साथ भी प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में आएगा। ये फिक्स होता है कि विच और व्हाट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट ईयर वाज ही बॉर्न इन। व्हाट यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और इसके साथ प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट इज ही लाफिंग एट। यहाँ भी प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में आएगा और व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। टाइप 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स या एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। हिंदी में इसको संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं या डिटरमाइनर्स भी होते हैं। एडजेक्टिव को डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। कंसेप्ट है दिस सिंगुलर होता है, दिस का प्लूरल दीज होता है। दैट सिंगुलर है, दैट का प्लूरल दोज, ये प्लूरल होता है। ये दो टाइप के होते हैं, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो दिस, दैट, दिस, दोज होते हैं, वे दो टाइप के होते हैं। एक एडजेक्टिव या डिटरमाइनर डेमोन्स्ट्रेटिव और एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल है आई नो दैट या दोज बॉयज। तो यहाँ दैट या दोज में से क्या आएगा? आई नो दैट दोज बॉय। ये दोज यहाँ नाउन है क्योंकि ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन से पहले प्लूरल डिटरमाइनर आएगा। तो ये दोज क्या है? प्लूरल है, तो नाउन से पहले दोज आया तो ये डिटरमाइनर या एडजेक्टिव होगा। तो दोज यहाँ एडजेक्टिव है। दैट सिंगुलर होता है, दोज प्लूरल होता है। तो बॉयज क्या है? ये बॉयज नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। तो बहुत से लड़कों में से यहाँ दोज का यूज होगा, दैट का यूज नहीं होगा। तो यहाँ दोज बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है दीज आर माई बुक्स। यह मेरी किताबें हैं। तो दिस प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ मैंने बताया कि दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का दोज होता है। तो दिस प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, तो ये आर बिल्कुल सही है। और दीज यहाँ प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन के प्लेस पे आया है, तो दीज यहाँ प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस वाज माय मदर्स रिंग। दिस सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और दिस प्रोनाउन है क्योंकि दिस जो है वो नाउन के प्लेस पे आया है, तो दिस यहाँ प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है दैट वाज माय बुक। दैट वाज माय बुक, दैट यहाँ प्रोनाउन है और दैट सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो दैट प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आई लाइक दैट स्टूडेंट। आई लाइक दैट स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर का वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ दैट जो है डिटरमाइनर है या एडजेक्टिव यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि फ्रेंड्स ये नाउन है और नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है। तो नाउन में ये डिटरमाइन कर रहा है यानी नाउन के बारे में बता रहा है दैट स्टूडेंट, तो दैट यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, ये प्रोनाउन नहीं होगा। जो नाउन से पहले आएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा या डिटरमाइनर, ये प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा कि नाउन से पहले जो यूज होगा वो दैट, दीज, दैट, दोज सभी डिटरमाइनर हो जाएंगे, प्रोनाउन नहीं होंगे। तो नाउन के प्लेस पे आएगा तो वो प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। इज, आइदर, नाइदर, ये
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ईच ऑफ द बॉयज वॉन अ प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज यह नाउन है क्योंकि बॉयज जो है प्लूरल है, बहुत से लड़कों में से की बात किया जा रहा है। ईच का यूज जो है दो या दो से अधिक में से के लिए किया जाता है, तो ईच यहाँ प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ईच बॉय वन अ प्राइज। प्रत्येक लड़का वन अ प्राइज, प्राइज जीता, तो बॉय यहाँ सिंगुलर है और बॉय नाउन है, तो नाउन से पहले ईच का यूज किया गया है, यानी नाउन के बारे में बताया गया है, तो ईच यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है either of these two pens is red। either of these two pen, दो में से, either का यूज होता है दो में से, दो में से कोई एक के लिए यूज किया जाता है, यानी either of these two pens, दो में से कोई एक जो है पेन रेड है, तो either यहाँ प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है either statement is true, neither statement is true। neither का यूज दो में से कोई भी नहीं के लिए यूज किया जाता है, तो neither statement is true, यानी कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो स्टेटमेंट यहाँ नाउन है और नाउन से पहले neither का यूज किया गया है, तो neither यहाँ एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है neither of the girls is guilty, यानी लड़कियों में से कोई भी नहीं दोषी है। neither of the girls is guilty, कोई भी लड़की दोषी नहीं है, तो बहुत से लड़कियों में से बात किया जा रहा है, तो यहाँ neither का यूज प्रोनाउन के रूप में होगा। यहाँ neither जो है प्रोनाउन है। फ्रेंड्स एक बात नोट कीजिएगा कि जब each, either, neither का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी each, either और neither का यूज सिंगुलर नाउन के पहले हो, जैसे neither स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यहाँ सिंगुलर है, तो neither सिंगुलर नाउन के पहले यूज होते हैं, यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सिंगुलर नाउन के पहले यूज होता है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नोट नंबर 2, ईच का यूज दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है, यानी ईच का हम यूज जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। नोट नंबर 3, आइदर का यूज दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, न कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, यानी आइदर का यूज दो में से कोई एक के लिए यूज किया जाएगा, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज नहीं किया जाएगा। नोट नंबर 4, नाइदर का यूज दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में तथा अर्थ में दो व्यक्तियों या दो वस्तु के लिए होता है, यानी नाइदर का यूज होता है दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है, दो या व्यक्ति या दो वस्तु के लिए होता है। मीन्स नाइदर का यूज दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, मीन्स कोई दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो, उनमें से कोई भी नहीं के यूज करेंगे नाइदर का, न कि दो से अधिक, दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए या दो से ज्यादा वस्तुओं के लिए नाइदर का यूज नहीं किया जाएगा, दो में से ही कोई भी नहीं के लिए यूज किया जाएगा। फ्रेंड्स इस टॉपिक को बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, सेंटेंस में कहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि नाउन से पहले जो यूज होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा और जो नाउन के बारे में बताएगा यानी बहुतों में से बात किया जाएगा तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। फ्रेंड्स यही सेंटेंस में इसी को आइडेंटिफाई किया जाता है, एग्जाम में ऐसे ही सारे क्वेश्चन आते हैं, यही आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, इसमें प्रोनाउन कौन सा है या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होते हैं, एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन टू एम्फेसाइज द स्टेटमेंट। एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो होता है वो एम्फेसाइजिंग द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में एम्फेसाइजिंग करता है, यानी स्टेटमेंट में यानी फोर्स देने का काम करता है, यानी एम्फेसाइज करता है स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है फोकस, यानी फोकस दिखाता है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो होता है वो फोकस दिखाने का काम करता है।
नेक्स्ट है जस्ट आफ्टर, या सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है, या एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट के एंड में आता है, स्टेटमेंट के लास्ट में भी आ सकता है। नेक्स्ट है सिंगुलर, सेल्फ जो होता है, सेल्फ लगा होता है तो वो सिंगुलर होता है, जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, माईसेल्फ, इटसेल्फ, वनसेल्फ, ये सभी सिंगुलर होते हैं। ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, ये सिंगुलर होते हैं। और नेक्स्ट है प्लूरल, सेल्फ्स, SELVES, जिसमें सेल्फ्स लगा हुआ प्लूरल होते हैं, यानी प्लूरल एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, जैसे themselves, ourselves, itself, yourself, ये सभी प्लूरल एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं। फ्रेंड्स एक बात नोट कीजिएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज सामान्यतः सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज जो होता है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद होता है, ज्यादातर सब्जेक्ट के बाद ही होता है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज, या कह दो सेंटेंस के लास्ट में भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल है आई शैल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क, मैं यह काम करूंगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क, मैं खुद यह काम करूंगा। तो यह माई सेल्फ क्या कर रहा है, फोकस दिखा रहा है, स्टेटमेंट में फोकस दिखाने का कार्य है, यानी एम्फेसाइजिंग कर रहा है कि माई सेल्फ, मैं स्वयं, यानी मैं खुद यह वर्क करूंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में दोनों में डिफरेंट सेंस है। यहाँ ये बोल रहा है कि आई शैल डू दिस वर्क, मैं यह वर्क करूंगा। यहाँ कह रहा है कि आई माई सेल्फ, यानी फोकस दिखा रहा है, यहाँ एम्फेसाइजिंग दिखा रहा है कि आई माई सेल्फ, मैं खुद शैल डू दिस वर्क, यानी अपने आप को दिखा रहा है कि मैं ही करूंगा ये कार्य। तो यहाँ एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, और मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ज्यादातर सब्जेक्ट के बाद ही एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज होता है, यानी फोकस दिखाने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई शैल डू दिस वर्क माई सेल्फ, माई सेल्फ लास्ट में भी आ सकता है कि आई शैल डू, मैं यह कार्य करूंगा, माई सेल्फ, मैं खुद यह कार्य करूंगा। मैंने बताया था कि स्टेटमेंट के एंड में भी माई सेल्फ यानी एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन आ सकता है। तो यहाँ सेंटेंस के लास्ट में माई सेल्फ आया है, और माई सेल्फ क्या है, सिंगुलर है। आई यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माई सेल्फ का यूज करेंगे, तो ये माई सेल्फ यहाँ सिंगुलर है। फ्रेंड्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई माई सेल्फ, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई शैल डू दिस वर्क माई सेल्फ, यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, यानी सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स इन दोनों में डिफरेंट देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द बॉय हिमसेल्फ कट द ट्रीज, यहाँ कट क्या है, बॉब है, बॉब का सेकेंड फॉर्म है। तो बॉय, द बॉय क्या है, ये नाउन है, नाउन के जस्ट बाद आया हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन है या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, द बॉय कट द ट्रीज हिमसेल्फ, ये लास्ट में आया हिमसेल्फ, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ये क्या है, बॉय सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो हिमसेल्फ सिंगुलर है। और यहाँ बॉय फर्स्ट में आया, तो इसके जस्ट बाद भी आ सकता है, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में भी एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स इस तरह दोनों तरीके से ये दोनों सेंटेंस सही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू योरसेल्फ
या yourselves should do this work। यहाँ your होगा, ठीक है, you yourself या yourself shall do this work। you जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। तो वो you का यूज हम सिंगुलर के रूप में भी कर सकते हैं और प्लूरल के रूप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ you yourself, तो ये बिल्कुल सही है, और you के साथ yourselves ये भी आ सकता है, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के सेंस में यूज हो सकता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। यू के सेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ योरसेल्फ भी आ सकता है और योरसेल्व्स भी आ सकता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल ऑफ यू शुड डू दिस वर्क योरसेल्फ या योरसेल्व्स, दोनों में से क्या आएगा। तो ऑल यहाँ प्लूरल है, ऑल ऑफ यू तुम में से सभी, ऑल प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ प्लूरल यूज होगा, तो यहाँ योरसेल्फ नहीं आएगा, योरसेल्व्स आएगा। तो ऐसे योरसेल्फ नहीं लिखेंगे क्योंकि योरसेल्फ सिंगुलर होता है और योरसेल्व्स प्लूरल होता है। तो इस तरह सेंटेंस में एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 7, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, itself, ourselves, yourself, oneself, yourselves, themselves, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एग्जांपल से हम समझेंगे। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, एक पर्सन है, इसका नाम है रामा, ये रियल पर्सन है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब, इसका ये सामने मिरर है, इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है प्रतिबिंब, इसका रिफ्लेक्शन वो मिरर में दिखाई देगा, तो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, तो ये रियल पर्सन है, इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, तो रिफ्लेक्शन जब बनेगा तो इसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी खुद का रिफ्लेक्शन, खुद का यानी रियल पर्सन का रिफ्लेक्शन जो बनता है उसी को ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ, वनसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इनका कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, ये सब चीजों को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कंसेप्ट 1, व्हाई यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल है आई सा मी इन द मिरर, मैंने मुझे देखा, मैंने मुझे देखा इन द मिरर, मिरर में, तो यहाँ मी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ये रियल पर्सन नहीं है क्योंकि यहाँ मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, तो यहाँ मी नहीं आएगा। सा क्या है, वर्ब है, तो सा ये वर्ब का सब्जेक्ट आई है और वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ मी नहीं होगा क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो यहाँ कोई सेंस नहीं हो रहा है कि आई सा मी इन द मिरर, मैंने मुझे देखा, तो यहाँ कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो यहाँ हम रियल पर्सन यानी ये क्या है, मी क्या है, रियल है, लेकिन रियल का हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो आई सा माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा इन द मिरर, मिरर में मैंने खुद को देखा नहीं, मिरर में मैंने खुद का रिफ्लेक्शन दिया, तो आई का रिफ्लेक्शन, आई का रिफ्लेक्शन माई सेल्फ होगा, यानी रियल पर्सन का ही रिफ्लेक्शन होता है, तो रियल पर्सन का रिफ्लेक्शन आई का रिफ्लेक्शन माई सेल्फ होगा, तो आई क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो यहाँ माई सेल्फ का यूज करेंगे। तो आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को मिरर में देखा, तो ये ऐसे बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा। क्योंकि फ्रेंड, क्योंकि यहाँ आई जो रियल पर्सन की बात किया जा रहा है, तो रियल पर्सन का ही रिफ्लेक्शन हम दिखाते हैं, तो रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए रियल पर्सन के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंसेप्ट नंबर 2, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब अपने पहले सब्जेक्ट लेता है, यानी वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट।
वर्ब का ऑब्जेक्ट दो तरीके से होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से लेता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्ब, डायरेक्टली रिलेट करता है वर्ब को, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्टली रिलेटेड टू वर्ब, इनडायरेक्टली रिलेट करता है वर्ब को। फॉर एग्जाम्पल है आई एट एन एप्पल, मैंने एप्पल खाया। आई एट व्हाट, आई एट व्हाट, मैंने क्या खाया। तो इसका आंसर मिल रहा है कि एप्पल खाया। तो एप्पल यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, एट वर्ब है, और एन एप्पल ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस आ रहा है। नेक्स्ट है आई टॉट हिम इंग्लिश, आई टॉट हिम इंग्लिश, आई सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, हिम यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आई टॉट व्हाट, मैंने क्या पढ़ाया, इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई टॉट हुम, मैंने किसको पढ़ाया, तो हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट का रिप्लाई आएगा तो व्हाट का रिप्लाई आएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने क्या पढ़ाया, इंग्लिश, इंग्लिश क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और आई टॉट हिम, मैंने किसको पढ़ाया, तो किसको पढ़ाया, हुम का रिप्लाई आ रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड वर्ब जो है अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से लेती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई गेव हिज मदर, आई गेव हिज मदर। तो आई के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होगा क्योंकि वर्ब अपने बाद हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही मांग करती है। वर्ब को हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती है। तो आई गेव हिज मदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो यहाँ कोई सेंस नहीं आ रहा है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है कि आई गेव हिज, मैंने उसकी माँ को दिया, क्या दिया, आई गेव व्हाट, क्या दिया, कुछ पता नहीं है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता नहीं है तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स एक बात नोट कीजिएगा, अ वर्ब नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट अ स्टेटमेंट। वर्ब जो होता है, वर्ब स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज किया जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी वर्ब अपने बाद जो ऑब्जेक्ट लेता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों लेता है, और वर्ब के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल है आई इंट्रोड्यूस टू द क्लास, आई सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस वर्ब है। तो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, आई इंट्रोड्यूस टू द क्लास। तो यहाँ टू द क्लास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो वर्ब नीड्स इट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई इंट्रोड्यूस व्हाट, मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, टू द क्लास, नहीं पता तो मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की यहाँ नीड है। तो ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड टू द क्लास, आई सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस यहाँ वर्ब है, माय फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, टू द क्लास ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई इंट्रोड्यूस व्हाट, मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, माय फ्रेंड, अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया टू द क्लास, क्लास में। तो वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है माय फ्रेंड, वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लिए तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द क्लास, आई सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस वर्ब है, यानी वर्ब का सब्जेक्ट आई है और वर्ब का ऑब्जेक्ट माई सेल्फ। इंट्रोड्यूस वर्ब है तो वर्ब अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकता है। तो वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ सकता है। मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। तो
आई इंट्रोड्यूस वर्ब है, अब वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। टू द क्लास, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द क्लास, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। माई सेल्फ क्या है, यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 4, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी प्रीपोजिशन अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकती है। तो प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल है आई शैल पे फॉर मी या माई सेल्फ, तो यहाँ फॉर प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट माई सेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ मी नहीं आएगा क्योंकि मी जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। माई सेल्फ मैंने बताया कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकता है, तो माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और आई सब्जेक्ट है, यानी रियल पर्सन के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आई सेल्फ पे फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए पे करूंगा, तो माई सेल्फ यहाँ ऑब्जेक्ट होगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो प्रीपोजिशन के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक बात नोट कीजिएगा, एंजॉय, एवेल, एडजस्ट, इंट्रोड्यूस, रिकॉन्साइल, प्रोस्ट्रेट, इंग्रेटिएट, रिप्रेजेंट, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन vs एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंट होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब ना तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है ना ही ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे इनका कोई यूज नहीं होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन एक्स्ट्रा वर्ड इन अ सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड होता है, इनका सेंटेंस में कोई वो रोल नहीं होता है, बट ये एक्स्ट्रा वर्ड होता है। एक्स्ट्रा मतलब सेंटेंस में एक्स्ट्रा अपना वो एम्फेटिक दिखाते हैं, अपना एक्स्ट्रा फोकस दिखाते हैं सेंटेंस में। इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क, मैं खुद यह कार्य करूंगा, तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, माई सेल्फ यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन है, यहाँ एम्फेसाइज करने का कार्य कर रहा है कि आई माई सेल्फ, मैं खुद, यहाँ फोकस दिखा रहा है कि मैं खुद, यानी दबाव डाल रहा है कि आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क, मैं खुद यह कार्य करूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है he hurt himself in the garden, he यहाँ सब्जेक्ट है, hurt वर्ब है, तो वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है एज अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ही क्या है, रियल पर्सन है, तो रियल पर्सन के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 8, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, नन, any none, anyone, everything, something, nothing, anything, all, some, any, both, another, much, few, little, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब हम देखेंगे इनका सेंटेंस में कैसे यूज होता है। तो फ्रेंड, ये सभी प्रोनाउन ही होते हैं, बट सेंटेंस में इनको कैसे यूज किया जाता है इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल है एवरीवन बिलीव्ड हिम, एवरीवन बिलीव्ड हिम, यहाँ एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि एवरीवन जो है नाउन के प्लेस पे आया है, तो जो नाउन के प्लेस पे आता है वो प्रोनाउन होता है और ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है।
Everyone believed him. हर कोई उस पर विश्वास करता था. नेक्स्ट एग्जाम्पल है somebody has stolen my watch. somebody क्या है? somebody इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. तो somebody के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है तो बिल्कुल सही है. somebody has stolen my watch. किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है some are born great, all are not born rich. some यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है. कह रहा है कि some are born great, कुछ जन्म से महान होते हैं. all यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है और all जो होता है वो प्लूरल प्रोनाउन होता है. तो प्लूरल प्रोनाउंस के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. तो आर बिल्कुल करेक्ट है. all are not born rich, और सभी जो है जन्म से अमीर नहीं होते हैं. कह रहे कुछ जन्म से महान होते हैं और कुछ जन्म से अमीर नहीं होते हैं. तो ये क्या है, यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया गया और यहाँ भी इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया गया है. नेक्स्ट एग्जांपल है वन और अदर ऑफ अस विल बी देयर. हम में से एक और या दूसरे वहां होंगे. तो वन और अदर, एक या दूसरे वहां होंगे. तो वन यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अदर भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है. नेक्स्ट एग्जांपल है वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडीज. वंस यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है और वंस का पॉजेसिव प्रोनाउन वंस होता है. तो यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडीज. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक बात नोट कीजिएगा कि ऑल, सम, बोथ, एनी, मस्ट, एनफ, फ्यू, मैनी, लिटिल, वन, अदर, अनदर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में सामान्यतः होता है. मीन्स इन सभी वर्ड का यूज जनरली एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल है आई विल टेक यू देयर वन डे. आई विल टेक यू देयर वन डे. यहाँ वन क्या है? वन एडजेक्टिव है, डे यहाँ नाउन है. तो नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है. तो यह कह रहा है कि आई विल टेक यू देयर वन डे, मैं तुम्हें वहां एक दिन ले जाऊंगा. तो यहाँ वन जो है एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं हुआ है. तो यहाँ वन एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल है एनी फूल कैन डू दैट. एनी यहाँ एडजेक्टिव है, फुल नाउन है. तो नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है. ठीक है, तो नाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है. तो एनी फूल कैन डू दैट, हर कोई मतलब कोई भी मूर्ख यह कर सकता है. तो यहाँ एनी क्या है? एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है. फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या डिफरेंट होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंडेफिनिट एडजेक्टिव में क्या डिफरेंट होता है. नेक्स्ट एग्जांपल है सम मिल्क वाज स्प्लिट. सम यहाँ एडजेक्टिव है, मिल्क नाउन है. तो मिल्क के पहले सम आया है, तो यानी मिल्क के बारे में बता रहा है कि सम. तो सम यहाँ एडजेक्टिव यूज हुआ है और मिल्क नाउन है. तो सम मिल्क वाज स्पिल्ड, कुछ दूध फट गए थे. तो सम यूज्ड एज अ एडजेक्टिव. नेक्स्ट एग्जांपल है मैनी क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड. मैनी क्रिमिनल्स, मैनी यहाँ एडजेक्टिव है, क्रिमिनल्स नाउन है. तो नाउन से पहले मैनी का यूज हुआ है, तो मैनी यहाँ एडजेक्टिव होगा. बहुत सारे क्रिमिनल्स अरेस्टेड हुए थे. ठीक है, तो यहाँ मैनी यूज्ड एज अ एडजेक्टिव. नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ये एक मुहावरा है. अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. तो यहाँ फ्यू जो है एडजेक्टिव है कि वह कुछ वर्ड्स का आदमी है. तो यहाँ फ्यू जो है यूज्ड एज अ एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है. नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल द गर्ल या गर्ल्स
हैज या हैव, डन, हर या देयर, वेल। या ऑल जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि ये गर्ल जो होती है वो नाउन होती है, तो नाउन के बारे में बता रहा है, तो ऑल यहाँ एडजेक्टिव होगा। और ऑल जो होता है वो प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ ऑल के साथ हैज नहीं हैव आएगा, यहाँ हैव होगा। ऑल द, यहाँ गर्ल नहीं होगा, गर्ल्स होगा, क्योंकि बहुत सारी गर्ल है, तो गर्ल्स हो जाएगा यहाँ पे। ऑल द गर्ल्स हैव डन देयर वेल, क्योंकि देयर जो होता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, और गर्ल्स यानी नाउन के लिए आया है, तो नाउन के लिए देयर का यूज करेंगे, हर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हर जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते हैं, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी पर्सन के लिए कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, एनीवन, समवन, एनीवन, नोवन, ये सभी पर्सन के लिए यूज होते हैं। और पर्सन के लिए, इन सभी के लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन यानी ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ का यूज करते हैं। प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। दे, देम, देयर, देमसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, वंस या वनसेल्फ, इन सभी का यूज नहीं किया जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी पर्सन के लिए ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ का ही यानी सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के लिए। किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के लिए कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं? एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सभी वस्तु के लिए यूज होते हैं। और वस्तु के लिए यानी ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट के लिए सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज किया जाता है। प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। हिम, हिम, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, दे, देम, देमसेल्व्स, वंस या वनसेल्फ, इनका यूज नहीं किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए हम सिंगुलर प्रोनाउंस यानी इट, इट्स और इटसेल्फ का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल है एवरीवन हैज हिज ओन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट। हर किसी को अपने सब्जेक्ट का आइडिया होता है। तो एवरीवन यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और एवरीवन पर्सन के लिए यूज किया जाता है, तो पर्सन के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो हैज यहाँ बिल्कुल सही है। और हिज, हिज एवरीवन यानी पर्सन के लिए हिज का यूज किया जाता है, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है, प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है, तो हिज भी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो एवरीवन हैज हिज ओन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है एवरीबॉडी मस्ट हैव हिज वे। एवरीबॉडी यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और ये पर्सन के लिए यूज होता है एवरीबॉडी, और एवरीबॉडी के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो मस्ट हैव हिज वे। और हिज जो होता है वो पर्सन के लिए आता है, यानी सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है एवरीथिंग। एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन। एवरीथिंग क्या है? एवरीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और ये ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के लिए यूज होता है। मैंने वहां बताया था कि एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब वस्तु के लिए यूज होते हैं। तो एवरीथिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो एवरीथिंग हैज इट्स, तो एवरीथिंग यानी वस्तु के लिए हम इट्स का यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है, तो इट्स यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन, तो एवरीथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और सिंगुलर नाउन का यूज होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है एवरीवन लाइक्स टू हैव हिज वे। एवरीवन क्या है?
एवरीवन ये पर्सन के लिए यूज हुआ है, यानी पर्सन के लिए एवरीवन का यूज करते हैं। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन लाइक्स सिंगुलर वर्ब है। टू हिज वे, हिज क्या है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। पॉजेसिव है, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन है, मींस सिंगुलर है, सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है नथिंग हैज बीन डन, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो नथिंग ये क्या ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु, वस्तु के लिए यूज करेंगे। तो नथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हैज बीन डन। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है एनी वन कैन विन द प्राइज ऑफ ही ट्राइज फॉर इट। यहाँ एनी और वन दो अलग अलग वर्ड है। तो एनी, जब एक एनी अलग अलग भी आता है, एनी अलग आता है, वन अलग अलग आता है, और एनी वन एक साथ भी आते हैं। तो ये भी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एनी वन कैन विन द प्राइज इफ ही ट्राइज फॉर इट, अगर वो, हर कोई प्राइज जीत सकता है अगर वो कोशिश इसके लिए करता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट टाइप है नेक्स्ट है टाइप नंबर 9, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, whom, whose, which और that, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। इसे कनेक्टिव या कंजंक्शन भी कहा जाता है, यानी दो सेंटेंसेस को रिलेट करने का कार्य करता है, उसमें रिलेशन बताता है, और इसे कनेक्टिव या कंजंक्शन भी कहते हैं। दैट का यूज पर्सन, एनिमल और थिंग्स तीनों चीज के लिए यूज होता है। यानी दैट का यूज पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं, और थिंग्स के लिए भी यूज किया जाता है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन यानी दैट जो होता है वो प्रोनाउन भी होता है, कंजंक्शन का भी कार्य करता है, और उसके बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों आते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आई नो द गर्ल दैट केम यस्टरडे, मैं उस लड़की को जानता हूँ जो कल आई थी। तो दैट यहाँ वर्ब का सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब का सब्जेक्ट है दैट, और दैट जो है गर्ल के लिए आया है, गर्ल के लिए दैट का यूज किया गया है। और ये क्या है, दैट ये प्रोनाउन है, और दैट जो होता है वो कंजंक्शन भी हो सकता है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट भी आता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव द बुक दैट यू बॉट यस्टरडे। आई हैव द बुक, मेरे पास वो किताब है, दैट यू बॉट यस्टरडे, जो तुमने वो कल वो खरीदी थी। तो दैट यहाँ बॉट का ऑब्जेक्ट है, यू बॉट दैट यस्टरडे, ये दैट का दैट ये बॉट का वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है दैट, और ये कंजंक्शन भी हो सकता है और प्लस प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ये दैट जो है, दैट यहाँ यूज हुआ है वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट एग्जांपल है द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर। द बॉय लड़का जो यहाँ आया था इज अ प्लेयर, तो हु यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब के लिए आया है। हु जो है इज का सब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर, तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और यह रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज द हाउस विच इज मेड ऑफ मार्बल। दिस इज द हाउस, यह वही घर है, विच इज मेड ऑफ मार्बल, तो ये विच जो है यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ये वर्ब का सब्जेक्ट है। तो सो फ्रेंड्स ये रिलेटिव प्रोनाउन है और यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई मेट वीना, मैं वीना से मिला, हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल।
यहाँ हु जो है कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, सॉरी, यहाँ हु जो है सब्जेक्ट के रूप में आया है, बॉब का सब्जेक्ट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आई मेट मीना, आई मेट वीना, मैं वीना से मिला। हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से लौट रही थी। ये वर्ब का सब्जेक्ट है हु, तो हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का के रूप में है और यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है नीलू हैड अ बुक, नीलू के पास एक किताब था। विच सी बॉट एट अ शॉप, जिसको उसने शॉप से खरीदा था। तो विच यहाँ कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, यानी रिलेशन दिखा रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। यहाँ कंजंक्शन के रूप में भी हो सकता है और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज हो सकता है। तो विच जो है दो सेंटेंसों को कनेक्ट करने का कार्य कर रहा है। तो विच इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन एंड विच इज यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है द पेन दैट माय फादर गेव राइट्स वे। तो पेन जो है यहाँ कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। द पेन दैट माय फादर गेव राइट्स वे, यहाँ पेन जो है कंजंक्शन का के रूप में यूज हुआ है और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज हो सकता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसों को जोड़ने का भी कार्य करता है, ठीक है। तो इसको कनेक्टिव प्रोनाउन, कनेक्टिव या कंजंक्शन भी कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को कनेक्टिव या कंजंक्शन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लास में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लास में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है आई हैव अ सन whom I love very much। तो मेरे पास एक सन है, मतलब जिसको मेरे पास एक बेटा है जिसको whom I love very much, जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ whom जो है यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ whom जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, ये लव का ऑब्जेक्ट है। आई लव whom वेरी मच, ठीक है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट whom है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है दिस इज द हाउस, यह वही घर है विच माई फादर बिल्ड। तो बिल्ड क्या है, वर्ब है और वर्ब का ऑब्जेक्ट विच है। तो बिल्ड का ऑब्जेक्ट विच है, विच जो है बिल्ड के लिए आया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में हो सकता है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आप देख सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में कैसे हुआ है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इसी में कंफ्यूजन होता है रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन भी हु, हुम, हुम, हुज, विच और दैट होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन भी हु, हुम, हुज, विच, दैट होते हैं। देखने में सेम लगेंगे बट इनका यूज जो होता है सेंटेंस में अलग अलग तरीके से होता है। सो फ्रेंड्स, इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से आइडेंटिफाई कीजिएगा कि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 10। ये लास्ट टाइप है प्रोनाउन का, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। इसको हिंदी में पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे ईच अदर, वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल है राम एंड रोहन हेल्प्ड ईच अदर। तो राम एंड रोहन एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ये ईच अदर यहाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है वो संबंध दिखाने का कार्य करता है, यानी आपस में एक दूसरे में संबंध दिखाने का कार्य करता है। जैसे राम एंड रोहन, तो ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं,
तो यहाँ ईच अदर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसे ए है और बी है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन पर्सन के लिए भी यूज होता है और वन ग्रुप कलेक्शन यानी एक कलेक्शन के लिए भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बी है, वन पर्सन के लिए भी यूज करते हैं और वन ग्रुप कलेक्शन यानी एक ग्रुप और दो ग्रुप के लिए भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोर देन टू यानी दो से ज्यादा के लिए भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज वन अनदर प्रोनाउन का यूज मोर देन टू यानी दो से ज्यादा के लिए हम वन अनदर प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू या टू ग्रुप्स, दो या दो से अधिक ग्रुप होंगे तो ईच अदर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है राम एंड मोहन हेल्प्ड वन अनदर या ईच अदर इन होमवर्क। राम और मोहन एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो यहाँ ईच अदर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। वन एंड अनदर जो होता है मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ ईच अदर प्रोनाउन का यूज होगा, वन अनदर नहीं यूज होगा। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स शुड हेल्प वन अनदर इन होमवर्क। स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ प्लूरल नाउन है तो प्लूरल के लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं क्योंकि मोर देन टू यानी दो से ज्यादा को दिखाने के लिए मोर देन टू वन अनदर का यूज किया जाता है। तो वन अनदर यहाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन है तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है द बॉयज एंड द गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर। वन ग्रुप कलेक्शन यानी यहाँ दो ग्रुप है, एक ग्रुप बॉयज का एक ग्रुप गर्ल्स का है तो ग्रुप को दिखाने के लिए ईच अदर का यूज किया जाता है। तो द बॉयज एंड द गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर ग्रुप्स की जब बात किया जाएगा तो ईच अदर नाउन का यूज किया जाएगा और मोर देन टू, अगर मोर देन टू की बात किया तो वन अनदर का यूज किया जाएगा। सो फ्रेंड, इस तरह हमने आज प्रोनाउन के सारे टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। आज प्रोनाउन टॉपिक खत्म हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।